So now chapter number 2 in our Indian political system, class 10th. Okay, chapter is federalism. Federalism क्या है? Here we shall compare two systems of government. First is unitary form of government, second is federal form of government. Okay, in unity you can see over here that in government of one level. Okay, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ वन लेवल एट सेंट्रल लेवल पे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. हियर गवर्नमेंट एट टू लेवल्स और मोर. जिस इंडिया में 3 टियर सिस्टम है ना. अच्छा देखिए, तो इसमें 2 लेवल्स कौन कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, और द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल के लिए. ठीक है, अब इसमें देखिए आप यूनिटरी में देखिए, यूनिटरी जो गवर्नमेंट है जो वन लेवल पे रहती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स एंड इट कैन पास ऑर्डर्स टू द स्टेट और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट. ओके, हियर सी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द स्टेट और सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट. हियर इन फेडरल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट works for the common national interest. Okay, and here see state government looks into the administration of the local. ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ देखिए, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैज़ पावर्स इफ इट्स ऑन. ओके, फॉर इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंटर. तो यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर को आंसरेबल नहीं है. ठीक है, अच्छा अब देखिए, बोथ दीज गवर्नमेंट्स यूनिटरी एंड फेडरल जो गवर्नमेंट है आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. ये किसको सेपरेटली आंसरेबल है? लोगों को. सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल टू people and state government is also answerable to the people. Okay, for example देखिए यूके, इटली एंड पुर्तगाल. ठीक है, अब हमने अभी कंपेयर किया दोनों को. अब देखते हैं फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म क्या है? ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच जिसमें द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है, पावर इज डिवाइडेड होता है. पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो लोकल गवर्नमेंट्स हो गई, है ना. अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या क्या है. फीचर्स फेडरलिज्म, एफ फॉर फीचर्स, एफ फॉर फेडरलिज्म. इसमें देखिए 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है. इंडिया में 3 लेवल्स हैं. ओके, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. और कंट्रीज में 2 लेवल है. ईच लेवल हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन या पावर, और हर लेवल का अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है या पावर होता है. ओके, और ये जो ज्यूरिडिक्शन है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, वो स्पेसिफाइड होता है कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के जो ज्यूरिडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ज्यूरिडिक्शन वो सब सेपरेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई हो रखा है. अब देखिए, इसमें चेंजेज इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यदि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करने हैं तो इसके लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी. किसकी? बोथ गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. अब बात करते हैं कोर्ट्स की. Courts acts as an empire if any dispute arises between levels of government. और जो कोर्ट होता है वो क्या करता है? एक एम्पायर की भूमिका अपनाता है. यदि इन गवर्नमेंट्स के बीच में जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो ये डिसाइड करता है कोर्ट इसको. अब ये देखिए, जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उनको वो स्पेसिफाइड होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, जिसको फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. देखिए एवरी स्टेट
जो हर स्टेट होता है, राज्य होता है, हैज़ इट्स ओन रेवेन्यू टू लुक आफ्टर इट्स वेलफेयर। तो हर स्टेट के पास इसका खुद का रेवेन्यू होता है, स्पेसिफाइड होता है इसके लिए, जो ये रेज कर सकता है कि इसके वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर को देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए। ओके, वो तो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, इसमें ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ओके, पहले तो क्या यूनिटी ऑफ कंट्री, उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा। कैसे? बाय एकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। जो रीजनल डाइवर्सिटीज है कंट्रीज़ के, बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट के एक अलग डाइवर्सिटी है, तो हर स्टेट की डाइवर्सिटी को इसमें तवज्जो देनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए, टू रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैज़ बीन फॉर्म। तो दो रूट है जिसके थ्रू फॉर्मेशन बनता है। पहला कमिंग टुगेदर, इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स जो है हाथ मिलाते हैं, है ना, बोलो चलो अपने मिलके कंट्री बनाते हैं। ठीक, कमिंग टुगेदर। एक होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जैसे स्टेट्स होते हैं ना, स्टेट्स को क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इनको सबको मतलब होल्ड करती है पकड़ के, राज्य या बेराज्य कैसे भी, है ना। और इसमें राज्य खुशी आते हैं, विलिंगली आते हैं, इसमें अनविलिंगली या फोर्सफुली सेंट्रल गवर्नमेंट इनको होल्ड में रखती है। जैसे इंडिया में जो यूनिफिकेशन हुआ स्टेट्स का, तो होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट में था। और जो कमिंग टुगेदर है यूएसए इसका एग्जांपल है। यूएसए जितने भी स्टेट्स हैं, इन्होंने मिलके अपनी कंसेंट से जो है मिलके यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये इंडिया इसमें एग्जांपल है। ओके, अब देखिए कमिंग टुगेदर में जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ओके, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स साथ में आकर एक बिगर यूनिट बनाते हैं, जैसे कि यूएसए। ओके, यहाँ देखिए, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है, जो कंट्री होता है, जो इंडिया था, ठीक है, तो इंडिया ऑलमोस्ट लार्ज कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत सारे स्टेट्स तो चलो साथ में मिले हुए थे, चलो इंडिया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स जो अलग अलग थे वो, तो इनको साथ में होल्ड करके पूरा इंडिया बनाया गया, है ना। यस, अब इसमें देखिए कमिंग टुगेदर में पूल दियर सॉवरेंटी। इसमें क्या करती हैं, इनकी जो सॉवरेंटी होती है स्टेट्स की, उसको पूल करते हैं एक दूसरे के साथ और रिटेन करते हैं, बनाए रखते हैं दियर आइडेंटिटी। और उनकी आइडेंटिटी, हर स्टेट अपनी आइडेंटिटी को बना के रखता है और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है। इसमें देखिए होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा इसमें पावरफुल होती है। ठीक है, अब ये देखिए कमिंग टुगेदर में ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स, फॉर एग्जांपल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन इसके एग्जांपल है। और जो होल्डिंग टुगेदर के 3 एग्जांपल्स हैं, इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। तो यहाँ होल्डिंग टुगेदर, यहाँ कमिंग टुगेदर। ठीक है, CTST। अब देखिए, अब 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो 3-fold, 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजिस्लेटिव पावर्स का। ओके, देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो उसका पावर होता है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, कानून बनाने के, लागू करने की, इसका पावर होता है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसी का जुरिडिक्शन होता है उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। और कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को क्या होता है, अपना पावर होता है इन पे कानून बनाने का। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर। लेकिन होता क्या है, यदि मान लो दोनों में टकरार हो गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में यदि टकरार हो गया किसी एक सब्जेक्ट को लेके, ये स्टेट गवर्नमेंट अलग कानून बना रही है, अलग कानून बना रही है, तो इसको माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर इसमें माना जाएगा। अब हम सब्जेक्ट्स देखें कौन कौन से आते हैं। देखिए नेशनल लिस्ट में सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस या इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। और इसमें किस चीज़ ज़रूरत पड़ती है, नीड्स है यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। और इसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ज़रूरत होती है कि जो भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो हर स्टेट के लिए इक्वली
इक्वली मतलब वो फोर्स में होंगे और सभी का इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई इसमें सब्जेक्ट दे रखा है और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही, नहीं, यूनिफॉर्मिटी होगी इसमें, यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी पूरी थ्रू आउट द कंट्री। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अकेले ही कानून बना सकती है। अब देखिए स्टेट लिस्ट का देखते हैं। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस के, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें कानून बना सकती है। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट में, इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो बोथ, देखो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं लॉज बना सकती हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट होगा, यदि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट लॉ विल प्रीवेल। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये तो हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि दोनों के बीच में यदि मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो इसको माना जाएगा इसमें कानून को। अभी देखिए रेलवे है, पुलिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, डिफेंस, ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, मैरिज, ये सब सब्जेक्ट्स है। रेलवे है, रेलवे कौन कानून बनाएगा, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में रहेगा, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। पुलिस दोनों में आता है, एजुकेशन दोनों में आएगा, डिफेंस ये सिर्फ इंडियन जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के पावर में, उसी को राइट होगा इस पर कानून बनाने का, उसी का ज्यूरिसडिक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफेंस बनाने के लिए। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स की। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कौन होता है, जो यूनियन लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, रह जाती हैं, उनको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें जैसे कंप्यूटर्स हैं, है ना, एग्जांपल के तो सब्जेक्ट्स देखो दे डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट, जो कि तीनों में से किसी एक भी लिस्ट में नहीं आते हैं, ओके। लॉज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट प्रीवेल, तो इसमें यदि मान लीजिए रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स है, इसमें भी यदि कानून बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और ये जो कानून बनाती हैं दोनों, और इनमें कोई डिफरेंस है, ठीक है, तो किसका कानून माना, कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉज हैं वही प्रीवेल करेंगे इसमें। अब हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है, मतलब ये कैसे सिस्टम काम करता है ना, ये देखिए आप। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये क्या है, पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। एक स्टेट है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक ही भाषा बोलते हैं, ठीक है। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी, ओके। तो सारे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो वो होते हैं जिन पे जो स्टेट बनाए गए हैं सेम लैंग्वेज के आधार पे, जो सारे लोग उस स्टेट में बोलते हैं। और जो कुछ स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाया गया है, बल्कि रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया गया है जो डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, जो लोग रहते हैं उनके बिलीफ में या उनकी एथनिसिटी में या कल्चर में, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी स्टेट्स बनते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ मेड द कंट्री यूनाइटेड, मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो जो लिंग्विस्टिक बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे जो फॉर्मेशन हम करते हैं स्टेट्स का, तो इससे क्या पूरा कंट्री जो है यूनाइटेड रहता है और एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ईजियर बनता है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, ये इंडिया है, इंडिया का मैप है, ठीक है। आप इस मैप को देख सकते हैं, देखो ये आउटलाइन मैप विद स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जिसमें आउटलाइन करना आपको स्टेट नाम लिखने, जैसे JNK, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये बीच में दिल्ली हो गया, नहीं सॉरी, ये कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया इधर, है ना। ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, है ना। ये आपका गोवा हो गया, ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, या आंध्र प्रदेश हो गया,
ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा हुआ था कि ये रहा, ठीक है सर, क्या नाम है, अब रिकॉल कीजिए, ये उड़ीसा हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये बिहार हो गया, ये इधर झारखंड हो गया, ठीक है, ये आपका बंगाल हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये देखिए ये नेपाल है। तो इस हिसाब से आप सारे यूटीज भी आपको याद करनी है। चंडीगढ़, ये पंजाब है, ये हरियाणा, ये यहाँ चंडीगढ़ है यहाँ पे, ठीक है। यूटीज ये आपका हो गया दिल्ली हो गया। इसी प्रकार ये इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, इधर लक्षद्वीप हैं, ठीक है, ये दीव दमन वगैरह। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें सारी। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? लैंग्वेज पॉलिसी डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पॉलिसी ये है कि किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देती है अपनी इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज पॉलिसी है कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी शोन, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी है लैंग्वेज को लेके। द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज इज़ एग्रीड। तो यूज़ है इंग्लिश का हिंदी के साथ में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, वो सभी स्टेट्स ने माना है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेज, और स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती। पंगा हो जाएगा बड़ा, आप हिंदी को बनाओगे, जो सदर्न स्टेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे खिलाफ में, देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसलिए आप हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को आप हट करो हिंदी पे, नहीं हिंदी नेशनल लैंग्वेज, तो ये आपके जो कंट्री अपना इंडिया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की। तो इसमें क्या होता है, दोनों की शेयरिंग होती है, किसकी, एक दूसरे के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयरिंग होती है पावर की, ठीक है। अब आता है कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट तो मैंने बताया था, गवर्नमेंट फॉर्म टुगेदर विद टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सेंटर में हो या स्टेट में हो, ठीक है, एक जो पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी मान लो, कांग्रेस मान लो, या बीएसपी मान लो, या फिर अब आम आदमी पार्टी मान लो, यदि एक गवर्नमेंट नहीं बना पाती तो ये क्या करते हैं, और गवर्नमेंट्स को जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनको एक सत्ता के नीचे ले लेते हैं ये, ठीक है भाई। एक में जो बीजेपी का जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, कांग्रेस का यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, इसमें सिर्फ बीजेपी नहीं और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो इस तरह से बहुत सारी पार्टियाँ, टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। दे एडोप्ट अ कॉमन प्रोग्राम, इन सभी का कॉमन प्रोग्राम होता है, क्योंकि एक प्रोग्राम को लेकर सारी यूनाइटेड होती हैं एक कोलिजन में, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को तीन पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बनाती हैं, पार्टी ए, बी, सी एंड डी, कोलिजन गवर्नमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेके जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, जैसे जिला परिषद हो गई है ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई या जिला परिषद हो गई, फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति लेवल पे फिर आपकी और जो बॉडीज़ हो गई है ना, वो ग्रामीण स्तर पे आपको जैसे सरपंच हो गया है ना। तो इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, तो इनको भी पावर्स दी गई है सेंटर, स्टेट और सेंटर से लेकर। तो इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन था, इसकी वजह क्या थी? पहली, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, लार्ज कंट्री है, ठीक है। इसलिए 3 टियर गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, 3 टियर गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट यहाँ बनाया गया। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी एंड इश्यूज थे, तो उनको एक लोकल लेवल पे उनको रिजोल्व करने के लिए।
फिर होता है लोकल पीपल बेटर नॉलेज ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। तो लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट का अप्रोच कर सकते हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको बेटर नॉलेज होता है लोकल प्रॉब्लम्स का, है ना। फिर आता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कॉन्सेप्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो भी लोकल सोल्व अपना गवर्नेंस खुद ही करती हैं, जो ग्रामीण लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। तो लोगों की जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आराम से वो रिजोल्व करती हैं। फिर अब फिर देखिए 1992 में एक अमेंडमेंट होता है और उसमें जो थर्ड टीयर जो गवर्नमेंट होती है उसको उसको ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है ना। अब ये देखिए स्टेप्स टेकन टू मेक थर्ड टीयर मोर पावरफुल रेगुलर इलेक्शंस। तो जो स्टेप्स लिए गए हैं जो थर्ड टीयर जो गवर्नमेंट है इसको और पावरफुल बनाने के लिए, तो इसमें क्या है इनके बाद रेगुलर इलेक्शन करवाए जाएँ, हर 5 साल में इलेक्शन करो, है ना। फिर इनमें क्या रिजर्वेशन दी गई है सीट्स की, SC ST OBC को, और वुमन को भी रिजर्वेशन दिया गया है। अच्छा, फिर क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल इलेक्शन। तो इनके इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी क्रिएशन हुआ है। फिर स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें बाध्यता होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपनी पावर को और जो रेवेन्यू जैसी इनकम होती है उसको शेयर करेगा किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब ये देखिए आ गया फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट। पंचायत राज बोले तो रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण, है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, ग्रुप ऑफ ईच विलेज है जे पंचायत। तो इसमें क्या होता है, ये या तो एक गांव की या एक गांव से अधिक गांव का ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। उसको एक पंचायत बनाया जाता है पूरी। उसमें फिर पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं सरपंच, जिसको चुना जाता है सरपंच या प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मुख्य हो गया है एक गांव या एक से अधिक गाँव का एक ग्रुप बनाया जाता है, इसमें इलेक्शन होते हैं और उसमें सरपंच को चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सीधा लोगों से द्वारा इसको चुना जाता है ना। वर्क्स अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। और ये जो सरपंच होता है या जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा के सुपरविजन में काम करती है, ठीक है। ये ग्राम सभा कैसे बनती है, जो गांव होता है उसके जितने भी वोटर्स हैं, जिनकी उम्र वोट कौन डाला है, जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो एडल्ट जो इलेक्टर्स होते हैं ना विलेज के, वो सब मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा के सुपरविजन में ही ये काम करता है। अब देखिए आप, एक साल में मीटिंगें कितनी होती हैं इनकी, एक साल में 2 बार या 3 बार होती है, ठीक है। मीन्स ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर। क्यों, टू अप्रूव, क्या अप्रूव करने के लिए, बजट को, किसके बजट को, ग्राम पंचायत के बजट को अप्रूव करने के लिए एक साल में 2 या 3 बार इनकी मीटिंग होती है। अब पंचायत राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आप देखिए समझिए नीचे देखिए, पहला तो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। दूसरा हो गया ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल तो पंचायत समिति। तीसरा हो गया ग्रामीण लेवल पे। ये भी 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब यानी ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत बोलेंगे, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेज पंचायत होती है, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे देखिए पंचायत समिति बोलते हैं, ठीक है, पंचायत समिति। उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर एक जिला बनाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट परिषद में हो गया जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनता है, ये बन रहा है जिला परिषद। अब देखिए जो विलेज लेवल पे जो है ग्राम पंचायत है, ये कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा किससे बनती है, ऑल वोटर्स ऑफ द विलेज। और ये जो पंचायत समिति कैसे इलेक्ट होती है, इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स ऑफ द एरिया। तो इसका जो इसमें जो इलेक्शन होता है कौन चुनते हैं, जो ग्राम पंचायत को मेंबर्स होते हैं ना चुने हुए, वो इनको चुनेंगे, इसको पंचायत समिति के सदस्यों को, ठीक है। और अभी देखिए जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन करते हैं। तो फाउंड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ
सभा, ठीक है। तो ये इनको ये लोग चुनते हैं। अब देखिए इसका जो हेड होता है विलेज लेवल पे प्रेसिडेंट बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, ठीक है, इसका इस लेवल को। और जो ब्लॉक लेवल पे चुना जाता है उसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट या बीडीओ बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुना जाता है उस सभा एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए होता है वो इसका होता है, चेयरपर्सन होता है, जिला चेयरपर्सन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की अर्बन लेवल पे। अभी रूरल की बात की, ग्रामीण की, अर्बन लेवल पे देखो क्या होता है। म्यूनिसिपैलिटीज होती है हर टाउन्स में, जैसे दिल्ली में है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसका भी इलेक्शन हुए थे और आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद भी जो है बीजेपी ने इनको अपना किसको नहीं बनाने दिया, अपना जो दिल्ली का जो फर्स्ट पर्सन जिसको कहते हैं, मतलब क्या बोलते, मेयर ने चुनने दिया दादागिरी से, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ही मेयर के लिए वोट कर सकते हैं। तो है भी डेमोक्रेटिक स्पिरिट में यार, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो चुने नहीं गए हैं, सिर्फ नॉमिनेटेड हैं, मतलब जिनको जनता नॉमिनेट नहीं करती, तुम खुद करते हो नॉमिनेट, जब पार्टी खुद करती है, बीजेपी करती है, तो उनको यार कैसे राइट हो सकता है इसको मेयर चुनने का? नो, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो म्यूनसिपलिटीज में चुने जाते हैं जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं चेयरपर्सन म्यूनसिपल में, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ में। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये बड़ी सिटीज़ में बनता है ये, और ये सिर्फ टाउन्स में बनता है म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। इसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं मेयर। मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो बात हो रही थी इसकी बात हो रही थी, है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, मेयर, ओके।